हेलो बच्चों, आज अपन चैप्टर 2 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए 24। और इस वीडियो के अंदर अपन जो प्रजनन की अवस्थाएं हैं या जनन की अवस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जनन के ऊपर अपने 3 वीडियो हो गए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें, उसके बाद में ये वीडियो देखें। तो जनन के ऊपर आपका जो पहला वीडियो था 21 नंबर जिसको मैंने दे रखा है, तो उसके अंदर अपन ने जनन की परिभाषा और जनन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करी थी। उसके बाद में जो अगला वीडियो था उसके अंदर अपन ने नर जनन तंत्र पढ़ा था और उसके बाद में अपन ने मादा जनन तंत्र पढ़ा था। तो पिछला वाला जो वीडियो था इसके अंदर ये डायग्राम मैंने आपको बनवा दिया था और उसके नाम अंकित करवा दिया था। तो दोबारा ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल बस इन बातों को समझने के लिए इस डायग्राम को अपन क्या करेंगे, काम में लेंगे। ठीक है, तो देखो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रजनन की अवस्थाएं। तो प्रजनन की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रजनन का मतलब ये होता है कि नर और मादा युग्मकों के संलयन से लेकर के एक विकसित शिशु प्रसव क्रिया के द्वारा मादा के शरीर से बाहर निकल जाए तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, प्रजनन की अवस्थाएं कहलाएगी। तो प्रजनन की अवस्थाओं को अपन क्या करते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। 4 अवस्थाएं होती है प्रजनन की। अब देखो मेरे साथ बोलना, युग्मक जनन, निषेचन, विदलन तथा भ्रूण का रोपण और प्रसव। क्या क्या अवस्थाएं हैं 4, युग्मक जनन, निषेचन, विदलन तथा भ्रूण रोपण और प्रसव। क्या है, युग्मक जनन, निषेचन, विदलन तथा भ्रूण का रोपण और प्रसव। तो एक एक बात को अपन पढ़ते हुए चलते हैं। तो देखो सबसे पहली बात है कि युग्मक जनन क्या होता है। तो युग्मक जनन क्या होता है, तो वर्षण और अंडाशय में अगुणित युग्मकों, अगुणित युग्मक जैसे वर्षण के अंदर तो शुक्राणु बनता है और अंडाशय के अंदर अंडाणु बनता है। तो अगुणित युग्मकों के निर्माण की विधि को ही क्या बोलते हैं अपन, युग्मक जनन बोलते हैं। तो वर्षण और अंडाशय के अंदर जो अगुणित युग्मक शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की जो क्रिया है उसे अपन क्या बोलेंगे, युग्मक जनन बोलेंगे। युग्मक जनन के अंदर किसका निर्माण होना है, युग्मकों का निर्माण होना है। तो सीधी सी बात है, वर्षण जो होता है इसके अंदर नर युग्मक शुक्राणु बनता है और अंडाशय के अंदर मादा युग्मक क्या बनता, अंडाणु बनता। तो इस तरीके से युग्मक जनन को आप 2 भागों में बांट सकते हो। एक के अंदर तो क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा तो उसे अपन बोलेंगे शुक्र जनन, और दूसरा अंडाणुओं का निर्माण होगा तो उसे अपन बोलेंगे अंड जनन। तो देखो आगे 2 ही क्रियाएं हैं। नर के वर्षण में युग्मक शुक्राणु का निर्माण होने की क्रिया को तो अपन क्या बोलते हैं, शुक्र जनन बोलते हैं। तो नर के वर्षण में नर युग्मक शुक्राणु निर्माण होने की क्रिया तो क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। और मादा के अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। तो 3 परिभाषाएं आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन निषेचन की। देखो नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो गया है और मादा के अंदर किसका निर्माण हो गया, अंडाणु का निर्माण हो गया है। अब नए जीव का निर्माण होने से पहले निषेचन होना जरूरी है, जिसके अंदर नर और मादा युग्म आपस में जुड़कर के क्या करे, एक युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करे। तो देखो जब नर और मादा के बीच में मैथुन की क्रिया होती है तो उस दौरान क्या होते हैं कि शुक्राणु योनि मार्ग में छोड़े जाते हैं। तो यहां से शुक्राणु गति करते हुए कहां पहुंचते हैं, अंडवाहिनी के अंदर पहुंचते हैं। और इधर से जो आपका अंडाशय है उससे जो अंड कोशिका है वो आ रही होती है और इधर से क्या आ रहे होते हैं, शुक्राणु आ रहे होते हैं। तो इस अंडवाहिनी के अंदर जो नर युग्मक है शुक्राणु और जो मादा युग्मक है अंडाणु, उन दोनों के सलित हो जाने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है निषेचन या युग्मक संलयन। यानी कि यहाँ पर नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक जो अंडाणु है वो आपस में संयोजित हो जाते हैं, सलित हो जाते हैं, और वो क्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और निषेचन के बाद में उन दोनों के मिलने से एक कोशिका बनती है। उस एक कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, युग्मनज या जाइगोट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि मैथुन की क्रिया में नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु मादे की योनि मार्ग से गति करते हुए गर्भाशयों से होते हुए अंडवाहिनी में पहुंचते हैं तथा यहाँ
एक शुक्राणु अंडाणु से संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है। और ये क्रिया ही क्या कहलाती है? निषेचनीय युग्मक संलयन कहलाती है। अच्छा, एक बात देखो कि यहाँ योनि मार्ग में शुक्राणु बहुत सारे छोड़े जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक शुक्राणु ही एक अंड कोशिका का निषेचन कर पाते हैं, शेष शुक्राणु ही कर पाते हैं। क्योंकि जैसे ही पहला शुक्राणु इस अंड कोशिका का निषेचन करता है तो उसके बाद में इसके चारों ओर एक परत बन जाती है और उस परत को भेद करके दूसरा शुक्राणु नहीं जा पाता है। तो इस अंड कोशिका को केवल एक ही शुक्राणु क्या कर पाता है? निषेचित कर पाता है। ठीक है, तो अब अपन ये देख रहे हैं कि इस अंडवाहिनी के अंदर निषेचन होने से एक नई कोशिका बन गई है और उस कोशिका को अपन क्या बोलेंगे? युग्मनज या जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर ये युग्मनज या जाइगोट कोशिका है। क्या है ये? युग्मनज या जाइगोट कोशिका है। अब इस युग्मनज या जाइगोट कोशिका के लिए आगे क्या होगा? विदलन और भ्रूण का रोपण होगा। तो इसमें क्या होता है, समझिए बात को, कि जैसे ये एक युग्मनज है आपके पास में, ठीक है। अब इसके अंदर विभाजन होता है। अब विभाजन में क्या होता है कि जैसे ये युग्मनज है, ये विभाजित होकर के दो कोशिकाओं में बट गया, फिर ये दो कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या हो गई? चार कोशिकाओं में बट गई, फिर ये विभाजित होकर के मान लीजिए आपके 8 कोशिकाओं के अंदर बट गई। इस तरीके से ये बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक शब्द काम में लिया है विदलन। विदलन का मतलब ये होता है कि कोशिका विभाजित हो रही है। कोशिका क्या हो रही है? विभाजित हो रही है, लेकिन उसका आकार नहीं बढ़ रहा। जैसे मैंने यहां पर इस तरीके से आकार बना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं कोशिका को। ये कोशिका इतनी बड़ी है मान लीजिए, ठीक है। अब ये विभाजित होकर के दो कोशिकाओं में बट गई, फिर ये विभाजित होकर के 4 कोशिकाओं के अंदर बट गई, फिर ये विभाजित होकर के 8 कोशिकाओं के अंदर क्या हो गई? बट गई। बढ़ती तो जा रही है, लेकिन यदि मान लीजिए इस तरीके से विभाजन होता जाए और इसका आकार नहीं बढ़े, आकार क्या हो? नहीं बढ़े, केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़े और उसका जो आयतन है या आकार है उसमें वृद्धि नहीं हो, तो ऐसा जो समसूत्री विभाजन होगा उससे अपन बोलेंगे विदलन। क्या बोलेंगे उसको? विदलन। आकार या आयतन जो होता है वो नहीं बढ़ना चाहिए, यानी कि साइज सबकी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एक कोशिका की साइज भी वही हो और उसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं बनने के बाद में भी साइज उसकी क्या हो? वैसी की वैसी हो। तो ऐसा समसूत्री विभाजन जिसमें कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन उनका जो आयतन है या आकार है वो नहीं बढ़ रहा है, तो वो विभाजन क्या कहलाएगा? विदलन कहलाएगा। तो देखो यहां से क्या होता है कि ये युग्मनज जो बना है इसके अंदर विदलन प्रारंभ होता तो समसूत्री विभाजन ही नहीं, लेकिन वो कौन सा विभाजन होता है? विदलन होता है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, आकार नहीं बढ़ता है। तो ये युग्मनज यहीं से विभाजन करना चालू करता है और यहां से आगे गति भी करता है और साथ में विभाजन भी करता रहता है। और विभाजन करते करते क्या होता है कि इसमें एक अवस्था आती है और उस अवस्था को अपन बोलते हैं कोरक या ब्लास्टुला अवस्था। उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? कोरक या ब्लास्टुला अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस अवस्था को? कोरक या ब्लास्टुला अवस्था बोलते हैं। तो ये विभाजन करते करते यहां से लुढ़कती हुई आती है और अवस्था कौन सी अवस्था में बदल जाती है? कोरक या ब्लास्टुला अवस्था में बदल जाती है। अब ये कोरक या ब्लास्टुला अवस्था जो होती है ये आकर के क्या होती है कि जो गर्भाशय है उसकी दीवार में घुस जाती है। ठीक है, गर्भाशय की जो दीवारें हैं 3 होती है, तो इसकी सबसे अंदर की जो दीवार होती है उससे अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। तो ये जो ब्लास्टुला अवस्था है इससे क्या होता है? प्लेसेंटा का विकास होता, अपरा या नाल का विकास होता। आपको पहले बताया था मैंने कि जो माता का गर्भाशय है और भ्रूण है उन दोनों के बीच में एक संरचनात्मक और क्रियात्मक संबंध पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। और जो गर्भस्थ शिशु होता है इस अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा ही माता के शरीर से अपने पोषण को प्राप्त करता है और उत्सर्जी पदार्थों को उसी की सहायता से वो माता के शरीर के अंदर क्या करता है? भेजता है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो ब्लास्टुला अवस्था है
इस ब्लास्टुला अवस्था से प्लेसेंटा का निर्माण होता है और वो प्लेसेंटा क्या होता है, माता का जो गर्भाशय उसके अंदर जाकर के घुस जाता है, उसकी जो एंडोमेट्रियम है गर्भाशय की उसके अंदर जाकर के घुस जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जो भ्रूण है वो स्थापित हो जाता है और यही क्रिया क्या कहलाती है, रोपण कहलाती है। रोपण का मतलब है कि अब इन दोनों के बीच में संरचनात्मक और क्रियात्मक संबंध क्या हो चुका, विकसित हो चुका। ये भ्रूण यहाँ से आगे नहीं गया जाएगा, यहाँ अटैचमेंट हो गया तो इसका यही होगा। ऐसा नहीं है कि यही हो, इधर भी हो सकता था वो, इधर भी हो सकता था वो, लेकिन जहां पर अटैचमेंट हो गया तो अब भ्रूण उससे आगे कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पर चिपक करके रह जाएगा। तो बस यही क्रिया क्या है, रोपण है। तो देखो इधर युग्मनज समसूत्री विभाजन के द्वारा एक संरचना बनाता और उस संरचना को अपन ने क्या बोला, कोरक या ब्लास्टुला बोल दिया। ठीक है, इसके बाद कोरक गर्भाशय के अंतःस्तरीय एंडोमेट्रियम, मैंने बताया गर्भाशय में 3 दीवारें होती है, तो सबसे अंदर की जो दीवार होती है उसे क्या बोला है अपन ने, अंतःस्तरीय एंडोमेट्रियम बोल दिया है, जाकर स्थापित हो जाता है। ये प्रक्रिया क्या होती है, भ्रूण का रोपण कहलाती है। तो इसमें जाकर के ये स्थापित हो गया, इन दोनों के बीच में संरचनात्मक और क्रियात्मक संबंध अपरा या प्लेसेंटा विकसित हो रहा है, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, भ्रूण का रोपण कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या होता है कि यहां पर भ्रूण का रोपण होने के बाद में ये जो भ्रूण होता है विकास की या परिवर्धन की विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरता हुआ शिशु के अंदर बदल जाता है। किसके अंदर बदल जाता है, शिशु के अंदर बदल जाता है। तो यहां पर विकास होने की जो अवधि होती है 9 महीने की होती है। 9 महीने के अंदर ये जो भ्रूण है पूरा तरीके से विकसित होकर के शिशु में बदल जाता है और पूर्ण विकसित शिशु जो होता है वो बाद में क्या होता है, इस योनि मार्ग से शरीर से बाहर निकलता है, जिसे अपन बोलते हैं प्रसव। तो देखो भ्रूण के रोपण के बाद भ्रूण विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है एवं शिशु में क्या हो जाता है, बदलता है। गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर पूर्ण विकसित शिशु या बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। तो शिशु जन्म की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। तो इस प्रसव की क्रिया के अंदर क्या होगा कि ये जो गर्भाशय है इसकी पेशियों में संकुचन होता है। संकुचन होने से ये जो भ्रूण है यहां से नीचे की ओर गति करता हुआ योनि मार्ग से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको 2 बातों को समझा रहा हूं, दोबारा देखो। प्रजनन की जो अवस्था है उसको अपन ने कितने भागों में बांट लिया, 4 अवस्थाओं के अंदर बांट लिया। युग्मक, जनन, निषेचन, विदलन तथा भ्रूण का रोपण और प्रसव। तो इसमें युग्मक जनन के अंदर अपन ने पढ़ लिया है भाई क्या होता है, वर्षण और अंडाशय में अगुणित युग्मकों शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की विधि को युग्मक जनन बोला जाता है। युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है, एक तो शुक्र जनन होता है और दूसरा अंड जनन होता है। नर के वर्षण में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होने की क्रिया को क्या बोला जाता है, शुक्र जनन बोला जाता है। मादा के अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या बोला जाता है, अंड जनन बोला जाता है। इसके बाद में बात करिए अपन ने निषेचन की, तो इसमें क्या कहा अपन ने कि मैथुन की क्रिया में जो शुक्राणु छोड़े जाते हैं वो योनि मार्ग में छोड़े जाते हैं। यहाँ से शुक्राणु गति करते हुए गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में जाते हैं और अंडवाहिनी में कोई भी एक शुक्राणु जो अंड कोशिका है उसको क्या कर देता है, उससे संयोजित हो जाता है और वो क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और निषेचन के बाद में यहाँ पर एक नई कोशिका बनती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, युग्मनज या जाइगोट बोलते हैं। तो मैथुन की क्रिया में नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु मादा के योनि मार्ग से गति करते हुए गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में पहुंचते तथा यहाँ पर शुक्राणु अंडाणु से संयोजित होकर के क्या बना लेता है, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है और ये क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन या युग्मक संलयन कहलाती है। अब आगे की क्रियाओं को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चित्र दिखा रहा हूं, उसको देखें आप ध्यान से। अच्छा एक चीज सुनो, चित्र को जब आप देखें तो उस चित्र में क्या होंगे कि 4-4 चित्रों के समूह होंगे। तो मैं कुछ बातें आप उस चित्र के बारे में बताऊंगा, तो उन चित्रों को कुछ इस तरीके से देखना आप। जैसे मान लीजिए ये पहला चित्र, ये दूसरा चित्र, ये तीसरा चित्र, ये चौथा चित्र, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, इस क्रम में लगे होंगे चित्र वो। ये 9वां चित्र, 10वां चित्र, 11वां चित्र और ये 12वां चित्र। आगे 4 चित्र और हैं, इसके नीचे 16 चित्र। तो इस क्रम में देखना, जब भी मैं बात करूं मैं पहले चित्र में ऐसा हो रहा है, दूसरे में ऐसा हो रहा है, तो आपको याद दिखा रहा हूं, देखो उसको। अब देखो आप इसमें जो पहला चित्र दिया हुआ है इसके अंदर किसका चित्र है, ये
जो निषेचित अंड कोशिका है, निषेचित अंड कोशिका को अपन युग्मनज या जाइगोट बोलते हैं। तो जो पहला चित्र है वो इसका इसमें। फिर इसके बाद में देखो युग्मनज में पहला विभाजन हुआ है, 2 कोशिकाएं बनी है। तो ये पहला दिन का, 1 दिन के अंदर हो गया ये काम। फिर दूसरा देखो 1.5 लिखा हुआ यानी कि 1.5 दिन। तो इसके अंदर 4 कोशिकाएं बन गई है विभाजित होकर के। फिर इसके बाद में देखो दूसरे दिन के अंदर विभाजन होने से कितनी कोशिकाएं बन गई है, 8 कोशिकाएं बन गई है। तीसरे दिन के अंदर देखो और विभाजन हो गया है तो ज्यादा कोशिकाएं हो गई। चौथे दिन के अंदर और विभाजन हो गया तो ज्यादा कोशिकाएं बन गई। 7वां चित्र देखो, 7वें चित्र के अंदर देखो क्या है, ब्लास्टोसाइट है। तो ये ब्लास्टोसाइट वास्तव में ब्लास्टुला अवस्था, और यही ब्लास्टुला अवस्था क्या होगी, जो गर्भाशय है उसके अंदर आकर के स्थापित होगी। इसी अवस्था का क्या होना है, रोपण होना है। ठीक है। अब इस ब्लास्टोसाइट के बाद में अवस्था जिसमें आपको प्लेसेंटा नजर आ रहा है और एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा है। उसके बाद में देखो आप 9वां चित्र है, 2 मंथ का है। 10वां चित्र है, 3 मंथ का है। इसके बाद में 11वां चित्र है आपका 4 मंथ का। 5वां चित्र है, 12वां चित्र है 5 मंथ का। इसी तरीके से और भी चित्र है, जैसे इसमें 6 मंथ का दे रखा है, 7 मंथ का दे रखा है, 8 मंथ का दे रखा है और 9 मंथ का हो गया। तो 9 मंथ का जो भ्रूण आप देख रहे हो ये पूरी तरीके से विकसित हो चुका है और ये गर्भाशय से बाहर आने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो इन चित्रों की सहायता से आप ये समझ सकते हैं कि एक जो युग्मनज होता है वो धीरे धीरे एक विकसित शिशु के अंदर कैसे बदलता है। तो ये अवस्थाएं आप एक बार नजर में डाल लो। वैसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है याद आपको उतना ही करना है, कोई अलग से चित्र याद नहीं करना है। लेकिन एक समझने के लिए मैंने ये चित्र आपको बताए हैं भाई, कैसे जो भ्रूण के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है वो विकसित होते हुए एक छोटे शिशु के अंदर क्या होता है, बदलता है। ठीक है। तो इन चित्रों के अंदर जो 7वीं अवस्था आपको दिखाई दे रही है वो 7वीं अवस्था ही क्या होगी, जो माता का गर्भाशय है उसके अंदर आकर के उसका क्या होना है, रोपण होना है। और उन्हीं के बीच में क्या होगा, जो अप्राया प्लेसेंटा का निर्माण होगा और आगे वो अप्राया प्लेसेंटा जैसे के जैसे बनी रहेगी और उसी से ही शिशु क्या करता रहेगा, भ्रूण शिशु जो है वो पोषण प्राप्त करता रहेगा और उत्सर्जी पदार्थ को माता के गर्भाशय, माता के शरीर के अंदर छोड़ता रहेगा। तो देख लीजिए यहां पर विदलन या भ्रूण का परिवर्तन, तो युग्मनज समसूत्री विभाजन के द्वारा एक संरचना बनाता जिसे कोरक या ब्लास्टुला कहते हैं। विदलन है तो समसूत्री विभाजन ही, बस इसमें क्या है कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। कोशिकाओं जो आकार आयतन है वो पहले का जैसा ही रहता, चाहे कोशिका 1 हो चाहे 1 से ज्यादा हो, संख्या बढ़ेगी, केवल आकार या आयतन पहले का जितना ही रहेगा। तो इसके बाद कोरक गर्भाशय के अंतःस्तरीय एंडोमेट्रियम में जाकर के स्थापित हो जाता है और यही क्रिया क्या कहलाती है, भ्रूण का रोपण कहलाती है। प्रसव तो भ्रूण के रोपण के बाद भ्रूण विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है एवं शिशु में क्या हो जाता है, बदल जाता है। गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर पूर्ण विकसित शिशु व बच्चा जन्म लेता है और शिशु जन्म की क्रिया क्या कहलाएगी, प्रसव कहलाएगी। ठीक है। तो इन बातों का आप नोट कर लेना। आज का टॉपिक इतना सही था अपना, जिसके अंदर आज अपन जनन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले टॉपिक के लिए अपन लेंगे फिर, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे कि जो नियंत्रण और समन्वय है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए अपने को 2 तंत्र पढ़ने हैं, एक तो अंतःस्रावी तंत्र और एक तंत्रिका तंत्र। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।